सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 फंडामेंटल वाले बुक यानी कि वर्ल्ड वाले बुक में हम सेकेंडरी एक्टिविटी इसके बारे में अच्छे से रिवीजन करेंगे, शॉर्ट में एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स के साथ कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करता है, एडेड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर से जो आने वाला रिसोर्स कोई भी चीज़ है उसमें क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। कोई भी चीज़ है, सोचिए रॉ मटेरियल आया, जैसे आटा को लाए, हम क्या लाए, आटा को लाए। इसमें क्या किया हमने, वैल्यू ऐड किया। क्या किया, वैल्यू ऐड किया और इससे हमने बना लिया बिस्किट। ये क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। क्या हो गया, आटा से हम जो बिस्किट बना रहे हैं वैल्यू ऐड करके इसमें, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। ये वाला सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, ये प्राइमरी एक्टिविटी में गेहूं को निकाले, उसको आटा बनाए, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगा, उससे जो हम बिस्किट बना रहे हैं वैल्यू ऐड करके, तो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। उसका देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या है इन्वॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील इनटू स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉय। तो क्या है, इसमें छोटे छोटे हाथ से जो चीज बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, यानी कि कोई हाथ से बना हुआ हैंडलूम साड़ी हो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, या आयरन स्टील से बना हुआ कोई चीज, इसको पिघाल के कोई चीज जो बना रहे हैं वो भी आएगा, ठीक है। स्टैंपिंग ऑफ द प्लास्टिक टॉय, छोटे छोटे टॉयज जो बना रहे हैं, असेंबलिंग, ठीक है। ये सारे चीज कंप्यूटर कंपोनेंट से जुड़े हुए व्हीकल्स बड़े बड़े, ठीक है। ये सारे चीज क्या आ रहे हैं, स्पेस में जाने वाले व्हीकल जो है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पावर, इसमें बहुत ज्यादा पावर की दरकार भी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मास प्रोडक्शन इससे किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी चीज का, एक छोटा अगर टॉय का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगा, मास प्रोडक्शन करेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। हर टॉय जो होंगे लगभग एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि वो आज एक छोटा कार बनाता है तो कल ट्रक बना देगा, वो इतने सारे जल्दी अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। उसमें एक तरीके के मशीन होंगे जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो सब बनाते हैं। अब आइसक्रीम फैक्ट्री आइसक्रीम बनाएगा ना, वो बटर तो वो नहीं बनाएगा ना, सिंपल सी बात है। ये स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं जो अपने काम को करने में माहिर होते हैं। स्टैंडर्डाइज कमोडिटी, यहाँ पे जो कमोडिटी होता है वो भी बहुत एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे पहला जो इसमें होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स होते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ही माहिर रहते हैं अपने कामों को करने में। सबसे पहली बात ये है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। इसमें ऐसा नहीं कि एक पेंटर को दे दिया एक टायर चेंज करने का काम में, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि जो काम उसे सौंपा गया है वो वही काम को करते हैं। मैकेनाइजेशन, हर चीज़ मशीन के थ्रू होता है। हैंड वर्क जो होता है इसमें बहुत कम होता है। सारे कामों को ज़्यादातर मशीन ही करते हैं, बट उसको देख रेख के लिए ह्यूमन वहाँ पे होते हैं। टेक्निकल इनोवेशंस, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा इनोवेशंस किए जाते हैं, क्योंकि अगर इनोवेशन नहीं होगा तो अपने क्वालिटी को ज़्यादा बेटर नहीं बना पाएंगे। और लोग जो होते हैं मार्केट में, उनको क्या चाहिए, बेटर क्वालिटी इन लो प्राइस, ठीक है। ये चीज उनको चाहिए। जैसे पहला होता था कि हमको टीवी का स्विच जाके देना पड़ता था, अब हम रिमोट से यूज करते हैं। फैन आ गया है रिमोट, अब रिमोट भी छोड़ के साउंड आ गया कि बोलने से हो जाता है, एलेक्सा ओपन द टीवी, तो ओपन हो जाता है टीवी। तो ये हो चुका है कि यही है टेक्निक, जिसमें टेक्निकल इनोवेशन इसको हम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसमें ही होता है जितने भी लार्ज कैपिटल आप कह सके, कॉम्प्लेक्स मशीनरी टेक्नोलॉजी जो यूज किया जाता है, या कहेंगे लार्ज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे इसके अंदर, एक्सिस, या इसमें जो इसको गवर्न करने के लिए एक बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा जिसको अच्छे तरीके से चलाएगा। तो ये सारी चीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जितने भी वर्ल्ड के इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को अगर हम ले लेते हैं, तो लगभग 90% इंडस्ट्री जो है, 90% इंडस्ट्री जो है, ये सिर्फ 10% ऑफ लैंड में फैला हुआ है, इलाका में। तो आप सोच सकते हैं ये कितना अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देश उतना ही ज्यादा प्रगति करेगा। तो ज्यादातर जो हमारा वेस्टर्न यूरोप के हम वेस्टर्न साइड में देख ले, अमेरिका के ईस्टर्न साइड में देख ले, ये सब बहुत ज्यादा डेवलप है, इनके पास इंडस्ट्री बहुत सारे हैं। बट बाकी जैसे कंट्री को आप देख लेते हैं, अगर अफ्रीका में जाइएगा तो इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। तो ये सब चीज है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री का, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस ऑफ मार्केट, जितने भी बड़े इंडस्ट्री लगते हैं, ये भी एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक उसका है कि जितने भी इंडस्ट्री लगते हैं वो मार्केट को देखते हुए, जहां मार्केट के पास, जहां लोगों के पास परचेसिंग पावर है, ऐसा मार्केट जहां पे लोगों के पास बहुत पैसा है, वहां पे इस तरीके की इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होते हैं, ठीक है ना। एक्सेस
टू लेबर सप्लाई, यहाँ पे आराम से लेबर सप्लाई हो जाए, ऐसा जगह इंडिया चाइना जैसे जगहों में लेबर सप्लाई कम रुपए में मिल जाता है, तो ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहते हैं या अपना सेटअप करना चाहते हैं। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको एकदम थ्रू आउट द ईयर ऐसा चाहिए कि करंट का कभी इंटरप्शन ना हो, अच्छे से पावर मिल पाए, तो ये लोग ऐसा जगह बनाते हैं जहाँ पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट या थर्मल प्रोजेक्ट जहां से इनको इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर तरीके से मिल पाए। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि फास्ट, बहुत ज़्यादा कोई भी इंडस्ट्री जो लगेगा उससे फास्ट माल को सप्लाई करने के लिए एयरवे होना चाहिए, रनवे होना चाहिए, एयरलाइंस होना चाहिए, सी रूट होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, तो ही जाके ये लोग सेटअप करते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट का पॉलिसीज होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर जो टैरिफ होते हैं, बैरियर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी बाहर से आके हमारे देश में लगाते हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, तो इनको अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू कम कर दिया जाए तो बाहर से बहुत ज़्यादा कंपनी आते हैं। 1992, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे पहले हमारे देश में कोई बाहर का कंपनी आता नहीं था, क्योंकि आज़ादी जब हमको मिला 1947 में, तब जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर अभी हम बाहर की कंपनी को मौका दे दें तो हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत पूरी तरीके से फिर खराब हो जाएंगे, और फिर हम क्या हो गए, एक जो हमारा कॉलोनीज का हम फिर शिकार बन जाएंगे, यानी कि विदेशी का चंगुल में हम फिर फंस जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम कोई भी बाहर की कंपनी को आने नहीं देंगे, इतना ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स उनके ऊपर लगा दिया गया कि वो आ ही नहीं पाते थे। ठीक है, मैंने हाई टैक्स, 1 रुपये का बिस्किट के ऊपर 100 रुपीज़ का टैक्स, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि 1000% आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो आप कोई कंपनी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को जब देखा गया 1992 में, जब देश में बहुत ज़्यादा पैसा का प्रॉब्लम हो गया, डेवलप नहीं कर पा रहा था, तो 1992 में हम लोगों ने लगाया LPG पॉलिसी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमने फिर से विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का निमंत्रण किया और सारे अपने टैरिफ बैरियर्स को बहुत कम कर दिए, उसके बाद जाके विदेशी कंपनी हमारे देश में आए। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू हो सकता है, इसको आम आदमी हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है लिंक टू इंडस्ट्रीज, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ जो लिंक होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अकेला एक इंडस्ट्री, कुछ होता है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो वही बात है, अकेला इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकता, उसको आसपास से रॉ मटेरियल सप्लाई सब चाहिए, इस वजह से लिंक ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए कि एक से माल दूसरा में, दूसरे से तीसरा में, ऐसा चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कैसे तरीके से बांटा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये जरूर मिलेगा। तो पहले सबसे होता है कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बहुत ही ईजी है इसको समझना। पहले हमने साइज के बेस पे आधार में इसको बांटा, उसके बाद हम इनपुट आउटपुट के आधार में बांटेंगे। तो साइज के आधार में जो हमने बांटा, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जो घर के अंदर बनाए जा रहे हैं, जैसे टोकरी हो गया, मट्टी का बर्तन हो गया, ये सारे क्या हो गए, कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। एक फैमिली अपना हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ ही इसको करता है या अपने परिवार के लोगों के साथ, बाहर का लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्मॉल स्केल में आ गया जहां पे 10-20 औरतें अलग अलग जगह से अपने कॉलोनी से आ रहे हैं, उन लोग विलेज के एक सेंटर में या कॉलोनी के एक सेंटर में एक बड़ा सा ऐसा कारखाना टाइप का रहता है या एक बड़ा सा सेट रहता है जिसके अंदर सब लोग आते हैं और अपने स्किल्ड होते हैं लोग, हल्का फुल्का, ठीक है, और अपने अपने कुछ कामों को यहाँ पे करते हैं। जो चीज़ें बना रहे हैं, सोचिए पापड़ बना रहे होंगे या कुछ ऐसे चीज़ों को बना रहे होंगे जो कॉटेज से एडवांस हो, कुछ कपड़े में सोचिए बुनने का काम, फॉल्स लगाने का काम, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। और लार्ज स्केल में आते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री, इसके बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा, आयरन स्टील इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री, बड़े बड़े, तो ये सब क्या आ जा रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। ये हमने साइज के आधार पे बांटा। अब हम रॉ मटेरियल के आधार पे बांटेंगे। किसी से भी सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए कि क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेस ऑफ साइज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल लिख देना, सिंपल। अब आउटपुट इनपुट के आधार पे बोल दिया, तो इसमें एग्रो बेस्ड होता है जो एग्रीकल्चर से लाया गया हुआ है, जिसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कॉटन आ गया एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, जितने भी मसाले आते हैं, ये सब, टी, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड जो मिनरल के हो, जैसे आयरन, स्टील, ये सब क्या हो गया, मिनरल बेस्ड। केमिकल जिसमें क्या आ रहा है, फर्टिलाइजर्स बना रहा है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, एकदम मतलब जमीन के नीचे से हम पेट्रोकेमिकल निकालते हैं जिससे फर्टिलाइजर भी बनता है, तो पेट्रोकेमिकल हो गया हमारा रॉ मटेरियल, प्राइमरी एक्टिविटी जिसको हम निकाल रहे हैं, और केमिकल इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी में आ गया। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड जो जंगल के ऊपर है, जैसे कि लाख का चूड़ी बनता है, तो लाख कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। रबर, जो आपका रबर बन रहा है, हैंड ग्लोव्स बनता है, ये सब भी आपको फॉरेस्ट से ही मिल जाता है। मेडिसिन बहुत सारा होता है जो फॉरेस्ट बेस्ड होता है। और एनिमल बेस्ड बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद है, चिकन, मीट, ये सारी चीज़ जो क्या होते हैं, एनिमल बेस्ड, अंडा, मिल्क, ये सारी चीज़ क्या हो जा रहा है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल के आधार पे आप इस 5 तरीके से बांट सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद आउटपुट के आधार पर हम देखते हैं बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री सिंपल सा ऐसा चीज़ है, रॉ मटेरियल मैं लिखा, फिर रॉ मटेरियल और फिर फाइनल प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई,
रॉ मटेरियल, हमने आयरन स्टील निकाला जमीन के अंदर से खोद के, रॉ मटेरियल, उसको हमने गला उला के सीट में कन्वर्ट किया, तब भी क्या हुआ, रॉ मटेरियल ही है ना, अभी तक फाइनल प्रोडक्ट बना है। आप कुछ स्टील का सीट का कोई काम करते हैं? नहीं करते हैं। इस सीट से आपको कार बना के दे दिया जा रहा है, बर्तन बना के दे दिया जा रहा है, आपका लोहा का सोफा, गोदरेज, ये सब क्या आ जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो बेसिक इंडस्ट्री यानी कि रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल, फिर देन रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, बेसिक इंडस्ट्री, यानी कि एक का बेसिक, फिर दूसरे इंडस्ट्री का भी बेसिक होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट यहां से बन के निकलेगा। और कंज्यूमर इंडस्ट्री में होता है सिंपल सा कि कोई चीज, आटा लाया, आटा से हमने बिस्किट बना दिया, ये पहला नंबर आ गया, और बिस्किट बनने वाला इंडस्ट्री 2 नंबर। अब इसको डायरेक्ट कंज्यूमर क्या करेगा, खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ये हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री जो डायरेक्ट मार्केट में बिक जाता है। तो ये 2 हो गया, ये 3 लेवल का होता है। समझ में आया आपको आउटपुट के आधार पर? बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, वो देखे ना वीडियो सब्सक्राइब वाला, वो वाला, ठीक है ना। बेस्ड ऑन ओनरशिप के आधार पे हम पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर, इन तीनों आधार पे बांट सकते हैं। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसमें पूरा पब्लिक का हस्तक्षेप हो। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का, किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का प्रतिनिधि को ही हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंडस्ट्री हो, जिसको बड़े बड़े जैसे VL, सेल, ये सब कंपनी सब है, ठीक है, वही भारत हिंदुस्तान हेवी लिमिटेड जो है ना समथिंग, वो और सेल, ये 2 जो कंपनी है ये गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, ये सब क्या हो गए, प्राइवेट सेक्टर आ गए। और जॉइंट सेक्टर यानी कि दोनों मिलके जो काम कर रहे हों, ठीक है, जॉइंट में जिसमें 50% प्राइवेट का रहेगा और 15% पब्लिक का रहेगा, ठीक है। तो ये सब आ जाता है जॉइंट सेक्टर में। और एक होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव भी वही तरीके का होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल खुद मिलकर इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा हेल्प करते हैं। जैसे चाय बागान में जो इंडस्ट्री होता है उन लोगों का, वो होता है कोऑपरेटिव। या गन्ने का जहाँ पे शुगर कैन के खेती किया जाते हैं, उन लोग भी अपना इंडस्ट्री वहीं पर लगा लेते हैं सब मिलके, क्योंकि अगर हम अगर शुगर कैन को दूर लेके जाएंगे तो उसका सुक्रोज जो है खराब हो जाएगा, ठीक है, तो क्वालिटी उसका खराब हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ रखा जाता है। तो ये 4 तरीके से हमने बांट दिया। क्या क्या? पहले साइज के आधार पे, दूसरा रॉ मटेरियल के आधार पे, आउटपुट के आधार पे, और ओनरशिप के आधार पे। इस तरीके से हमने इंडस्ट्री को बांटा। आशा करता हूं इसमें से 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जितने भी ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं, यानी कि पुराना इंडस्ट्री देखते होंगे जो बहुत धुआं हुआ निकालते हैं, कचरा होते हैं, बड़का इंडस्ट्री होता है, लेकिन प्रोडक्शन उसमें से बहुत कम होता है। तो ये सब पूरा ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। तो इसका आपको कुछ कुछ चीज़ों को लिखना है। क्या क्या होता है इसमें देखिए। हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस जगह में जो होते हैं इसके आसपास जो लोग रहते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस कंपनी में उतना ज़्यादा लोगों को काम देने के लिए उतना टेक्नोलॉजी या उतना इनको प्रोडक्शन करने का ही नहीं पड़ा है, बहुत छोटा प्रोडक्शन इसका होता है, ठीक है। हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, आसपास जो घर जैसे बताया कि बहुत भीड़ भाड़ होते हैं। पुअर सर्विस, इन्फीरियर क्वालिटी, इनका जो क्वालिटी होता है उतना अच्छा नहीं बनता है फाइनल प्रोडक्ट का, क्योंकि उतना अच्छा मशीन नहीं रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वेस्ट हीप्स बना देते हैं इन लोग, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। बहुत अच्छा इनका टेक्नोलॉजी होता नहीं है, क्योंकि एंशिएंट तरीके से बने हुए हैं, तो धुआं इससे बहुत ज़्यादा निकलता है, और साथ ही साथ इसमें से कचरा भी बहुत निकलता है। तो इन लोग हीप बना देते हैं, पूरा हीप मतलब कचरा का ढेर बना देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, डायरेक्टली लैंड एरियाज, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जो बात पहले घुमा फिरा के फिर उसको लिख दिया है, ये होता है। और इमिग्रेंट, यानी कि लोग यहाँ पे आते ही जाते। बताइए तो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रूड कोल फील्ड जर्मनी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या है, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री एरिया, ये रूड इलाका जो जर्मनी का था, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ या कह सकते हैं डेवलप था। बट ये अपने अपने आस्ते आस्ते क्या हुआ, ये अपने जो क्वालिटी था उसको भी खोता गया, और साथ ही साथ इसका पॉपुलरिटी इसको भी खोता चला गया, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग इंडस्ट्री बहुत सारे और बन चुके थे। तो ये अपने जो लेवल था इसका वो गिरता चला गया। इसका कोल, आयरन, स्टील, ठीक है, ये सब बेस्ड फॉर द इकोनॉमी, ये सारी चीज़ यहाँ से बनते थे, ये निकलते थे। डिमांड फॉर द कोल डिक्लाइन, सो इंडस्ट्री सिंकिंग, इसका कोल का डिमांड यहाँ पे अचानक से बहुत घट गया। इस वजह से ये जो रूरल रीजन था वो बहुत नीचे जाने लग गया, ठीक है ना। रूरल रीजन्स इज प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ द स्टील प्रोडक्ट, ये अकेला पहले बनाता था, लेकिन आस्ते आस्ते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपने रीजन को खोता चला गया, और 80% जो वो करता था वो 60, 70, 40, 30, 20 में आ गया, क्योंकि वर्ल्ड के बाकी हिस्से में बहुत सारा डेवलपमेंट होने लग गया था। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पोल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कचरा और पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, इसलिए रूरल इलाका पूरी तरीके से बर्बाद होने लग गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जो इलाका था जहाँ पे सारे चीज़ होते थे उसको फिर नया बसाया गया, उससे थोड़ा ही दूर में न्यू रूरल रीजन को बसाया गया, जिसमें बहुत ही अच्छा केमिकल इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ खोला गया, कार असेंबली प्लांट को लगाया गया, मतलब एक नए से रूरल इलाका को फिर से बनाया गया, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अपने साधो सामान से वो लैस, बहुत सुंदर रखने के लिए बहुत ग्रीन पार्क था वहाँ पे, ये सारी चीज़ में यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखते हैं। कंसेप्ट क्या है हाई टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होंगे उसमें सारे ही जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस होंगे। लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हाई चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होता है, यानी कि इसमें हर चीज़ के लिए, हर नए चीज़ के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट ही होता है कि इसमें खोज करके हम कैसे इसको और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स वर्कर होते हैं जिसको व्हाइट कॉलर्स, शार्प लार्ज ग्रुप्स होते हैं। जो लोग प्रोफेशनल वर्कर होते हैं उसको व्हाइट कॉलर, ये कॉलर से आपका जॉब मतलब क्वेश्चन आएगा, और मैंने हर कॉलर के लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, उसको डेडिकेटेड आप देख लीजिए, ठीक है। व्हाइट कॉलर आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड ब्लू कॉलर एक्टिविटीज जिसमें रहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब में जो हाईली स्किल्ड वर्कर रहते हैं उसको हम ब्लू कॉलर बोलते हैं, ये लोग रहते हैं। रोबोटिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो असेंबल करने के लिए कोई चीज़ों का। ह्यूमन हैंड का बहुत कम यूज़ होता है, रोबोटिक का यूज़ होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज्ड, यहाँ पे कंप्यूटर पूरा डिजाइन करता है कि कार का डिजाइन कैसा होगा, कलर कहाँ कितना पड़ेगा, एवरीथिंग जो होता है ये कौन डिजाइन करता है, ये कंप्यूटर डिजाइन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है यहाँ पे बहुत पूरी तरीके से, ठीक है। नीटली स्पेड लो मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट एंड लैब बिल्डिंग, यानी कि पूरा बिल्डिंग बहुत सुंदर सुंदर और सबके बीच में जगह होता है, पूरा ग्रीन प्लांट वाला इलाका होता है। रीजनली कंसंट्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोपोल्स होते हैं, ये बहुत ही रीजनल कंसंट्रेटेड कोई एक पर्टिकुलर इलाका में होते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड, इनको बाहर की चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हाई स्पेशलाइज्ड टेक्नोपार्क्स होते हैं, इन लोग का जो स्पेशलाइजेशन होता है अपने कामों में ये बहुत ही हाईफाई रहता है, वर्ल्ड के ही कम्पीट करने को तैयार रहते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सिलिकॉन वैली इन सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सेटल एंड टेक्नोपॉल्स, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को का, इंडिया का आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम देख लेते हैं क्या है इसमें। बेस्ड फॉर द अदर इंडस्ट्री सो इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले समझाया ना कि बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया बेसिक इंडस्ट्री सेम आयरन स्टील का वही बात लिख दिया है कि ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, इसलिए आयरन स्टील को बेस इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस इंडस्ट्री। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री, ये अदर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑल्सो कोल्ड हैवी इंडस्ट्री, ये हैवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े लार्ज स्केल में भारी भारी बहुत प्रोडक्शन ये करते हैं। यूज बल्की मटेरियल, आयरन स्टील नॉर्मल सी बात है ये बल्की मटेरियल होगा, आयरन ओर भी जो होता है वो बहुत भारी होता है, तो ये सब बल्की इंडस्ट्री बड़े बड़े हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हेवी मटेरियल, और इससे जो बनता है छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं बनता, बड़ा बड़ा टैंक्स तोप्स, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स टाटा के बस, ये सारी चीज़ हेवी मटेरियल इसमें से बनता है, एयरक्राफ्ट ये सब बन गया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ चाहिए इनको, तो इनको कोल चाहिए, नॉर्मल सी बात है गलाने के लिए, क्योंकि अगर उनको गलाया ही नहीं जाएगा ब्लास्ट फर्नेस में, अगर आयरन ओर को जलाया नहीं जाएगा तो कोल आयरन वहाँ से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर, क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर को डालने का इसमें चूना पत्थर डाल देते हैं, क्योंकि चूना पत्थर क्या करता है इसका टेम्परेचर को एकदम हीट को बढ़ा देता है, क्या करता है हीट को एकदम भाग करके पूरा बढ़ा देता है, इसलिए डालते हैं इसमें। कोक होता है, इसमें आयरन ओर डाला जाता है, और मैंगनीज इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर आप आयरन में मैंगनीज डाल दें तो इससे स्टेनलेस स्टील बनता है। क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और जिसमें जंग नहीं लगता है। ये हो गए। अब इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, क्या है इसका फीचर्स। तो लोकेटेड नियर बाई रॉ मटेरियल्स और नियर टू द पोर्ट्स, ये सब क्या होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल है, आयरन और जहाँ सोचिए हजारीबाग या झरिया से खोद के निकाले तो ये उसके आसपास ही इलाका में अपने इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, क्योंकि अगर इसको ट्रक से दूर लेके गए तो इसका इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगा कि 1 किलो लोहा का दाम बन जाएगा 500 रुपया, फिर तो कोई डेवलपमेंट करना पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए लोग सामने लगते हैं, ठीक है। मिनी स्टील इंडस्ट्रीज होता है लोकेटेड नियर टू द मार्केट, जो मिनी स्टील होते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री वो सब मार्केट के सामने होते हैं, क्योंकि ये एक ट्रक माल बना लिए मंगा लिए और इसमें से छोटे छोटे चीज़ों को बना के छोटा टॉय ये वो स्टील का कंगा फंगा बना के ये लोग बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं ये लोग मार्केट के सामने होते हैं, जो छोटे चीज़ बनाते होंगे जैसे चम्मच उम्मच, ये लोग तो अब स्टील प्लांट के सामने नहीं होंगे, ये लोग मार्केट के सामने होंगे, बनाए और बेचे। तो ये लोग छोटे इंडस्ट्री सब यहाँ पे आ गए। लोकेटेड नियर बाई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट फॉर स्कार्प, और स्कार्प आयरन होता है खराब स्कार्प आयरन, वो सब के भी सामने लोग इंटीग्रेटेड जुड़े हुए रहते हैं कि वो आयरन को भी इन लोग लाके उसका यूज करके उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसमें से भी चीज़ बनाया जा सके। तो ये सब इसका फीचर्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लाइव सेशन भी चल रहा है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं कि वर्ल्ड के कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, जिसका यूएसए को पार्ट देखते हैं, जिसमें नॉर्दर्न एपलाचियन रीजन, जिसमें पीटर्सबर्ग आता है, ग्रेट लेक रीजन आता है, शिकागो आता है। तो ये सब देखिए कहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, सोचिए मैं तो फालतू टाइप से बनाया हूँ, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे
यूएसए है और ऊपर कनाडा है। इसका ये वाला पार्ट नॉर्दर्न एप्लाचियन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एप्लाचियन माउंटेन भी है इसके नाम पे, नॉर्दर्न एप्लाचियन। और यहीं पे है ग्रेट लेक, क्या है, ग्रेट लेक, 5 लेक यहाँ पे है, जिसको सुपीरियर लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एप्लाचियन रीजन और सुपीरियर वाला ये रीजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का ये है। और यहाँ पे इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं। इंडस्ट्री सब हाईली मैकेनाइज्ड, एकदम नए टेक्नोलॉजी से एकदम साध्य होता है, ठीक है, सब याद रखिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरोप के कुछ रीजन्स को देख लेते हैं। यूके जो बहुत है, बाकी इतने सारे नामों को याद करने की जरूरत नहीं, 1-2 एप्लाचियन रीजन कर लीजिए, ग्रेट लेक वाला कर लीजिए। यूके में आपका आता है बर्मिंगम एंड शेफील्ड आता है, ठीक है, ये आ गया। जर्मनी का कुछ कुछ इलाका है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रांस का, रशिया का, एशिया का बहुत कुछ कुछ है, टोक्यो का ना, योकोहामा, जापान, नागासाकी, संघाई, ये सब कुछ एशिया का हो गया। और इंडिया का आ गया जमशेदपुर, कुल्टी, बुरुन, क्या लिखा है, कुल्टी बुर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ठीक है, बोकारो, सलेम, भाईजाक, इंडिया, ये सब कुछ इंडिया के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छा कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल के इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री को बढ़ाया गया है। तो ये सब कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जिसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, नाम को आप पॉज करके याद कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। 2-4 नाम तो जरूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट मेजर इलाका का नाम याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका का यूएसए, और यूरोप का यूके, जर्मनी, फ्रांस, इस नाम को आप लिखते हैं तो ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अब कॉटन इंडस्ट्री जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जिसमें क्या है 3 सब सेक्टर के बारे में बात की गई है। पहला सबसे हैंडलूम के बारे में, जो हाथ से बनाए जाते हैं, जिसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं स्किल्ड और बहुत खराब भी नहीं, सेमी स्किल्ड। स्मॉल कैपिटल की जरूरत पड़ता है, स्पाइनिंग, वीविंग, जिसमें बुनने के लिए होता है, फैब्रिक का काम किया जाता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री में, ठीक है। जो हाथ से बनाने वाला आप देखते होंगे, ऐसा सूता को, बहुत सारे ऐसे सूता टाइप के रहते हैं और इसका मेन फंक्शन यहाँ पे रहता है, इसको टानता है तो ये सब मूव करता है, और सिलाई होता है जैसे गमछा बनाने का, ये सब आ गया हैंडलूम में। पावर लूम में आता है जो क्या से जाता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, ये इसका हैंडलूम का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है पावर लूम। मशीनरी यूज लेस लेबर इंटेंसिव होते हैं, हाई इसमें थोड़ा वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा इससे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और मील जो हो गया बहुत एडवांस, यानी कि बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जो कैपिटल इंटेंसिव भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा की लागत लगती है इस इंडस्ट्री को लगाने में, क्योंकि इसका मशीन सब जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, जिसमें कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये सब कुछ देश जो है जो बहुत मिल सेक्टर में आगे है। सबसे ज़्यादा तो हमारा जो लंदन वाला इलाका आ जाता है वो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्री जो है फेसिंग स्टिफ कंपटीशंस विद सिंथेटिक फाइबर, ये सारी इंडस्ट्री को कंपटीशन मिल रहा है, किससे, सिंथेटिक फाइबर से। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर होता है, एक टिकाऊ होता है और साथ ही साथ इसका प्राइस भी बहुत कम होता है, इसलिए कॉटन इंडस्ट्री को बहुत मार पड़ रहा है इसके वजह से। नाउ इट इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी। और हम लोग क्या करते थे, जितने भी कॉटन का चीज़ है उसको अभी भी हम लोग प्रीवियसली तरीके से ही बनाते थे, तो ये लोग अपना ट्रेंड को भी खोते चले जा रहे हैं और ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। इसका जो पहनने में आराम होगा, ये होगा, वो होगा, स्वेट नहीं होगा, तो इस वजह से ये लोग थोड़ा अपना इंपॉर्टेंस को खोते चले जा रहे हैं। इट इज शिफ्टेड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब क्या हो रहा है, हाई डेवलप कंट्रीज का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते, लेस डेवलप की तरफ ये चला गया और हाई डेवलप वाला सिर्फ सिंथेटिक फाइबर का ही ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना जरूरी है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का जितना इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट के समरी के रूप से मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मैं प्रे करता हूं कि आप सभी को 35 में 35 जरूर मिले। ये मतलब भगवान से मेरा एकदम विनती है कि सबको आपको 35 में 35 मिले, जरूर मिले। मैं लाइव सेशन में आऊंगा और आपको बाकी के क्वेश्चनों को भी करा दूंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। हाँ, और एक चीज, इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में जरूर दे दूंगा, ठीक है।